आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें, जैसे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, ठीक है, एक शब्द हम लेते हैं पीला। अब इस पीला में प और ल दोनों को अलग करेंगे, मतलब पी, और ला को अलग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या बचा, पी और ला। इसमें भी क्या अलग होगा, प अलग होगा और ई की मात्रा अलग होगा। इसके बाद प के साथ और कुछ अलग नहीं होगा, ई से और कुछ अलग नहीं होगा। ला से ल और आ की मात्रा अलग होगा। इसके बाद और कुछ अलग नहीं होगा। तो वह छोटी से छोटी इकाई क्या होता है जिसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। मतलब कि ये प, ल, ई और अ क्या हो गए, वर्ण हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो वर्ण है वो दो प्रकार की ध्वनियों की होती हैं। जैसे एक होता है स्वर और एक व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। जो मैंने वर्ण बताया जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे प हो गया है ना, और ल, इनके और टुकड़े नहीं हुए, तो ये हो गया वर्ण। और इनके मेल से, जैसे यहाँ पे ई और यहाँ पे आ, इन सब चारों के मेल से क्या बना, पीला। ये क्या हुआ, एक शब्द हुआ, ठीक है। तो वर्णों के, ये वर्ण है, ये शब्द है। वर्णों के मेल से बना शब्द और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। जैसे कि सूरजमुखी पीला कलर का, मतलब पीला रंग का होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वाक्य हो गया। सूरजमुखी पीला होता है इस तरीके से, तो वो क्या हो गया, वाक्य हो गया। वर्ण ही भाषा का मूल आधार है, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आता है, जो वर्ण है वही क्या है, भाषा का मूल आधार है, क्योंकि वर्ण से ही क्रिया आगे बढ़ती जा रही है। वर्ण के बाद बना शब्द, शब्द के बाद क्या बनेगा, वाक्य, ठीक है। तो वर्ण क्या हुआ, हमारा मेन आधार हो गया, मूल आधार, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिनको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बिना ही किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोलते हैं, वो होता है स्वर। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ठीक है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका क्या होता है, उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि के ही किया जाता है। तो ये क्या हो गया, मूल स्वर हैं, ठीक है। जो अ, ई और उ हैं, ये क्या है, मूल स्वर हैं। ये सारे स्वर में से भी जो हैं, तीन जो है मूल स्वर है, अ, ई और उ। क्यों, क्योंकि अ से क्या बनता है, आ बनता है, ई से ई बनता है और उ से उ बनता है। साथ में अ और ई, उ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। अ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। इस तरीके से क्या हो गए, मूल स्वर क्या हैं, ये तीन हैं। इन्हीं से ही सारे स्वर बनते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11, ठीक है। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि के होता है, और ये तीनों क्या हैं, मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। ये जो तीनों हैं वो ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों में कम समय लगता है, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे इनको कम समय लगता है। अ क्या हो गया, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। और दीर्घ स्वर कैसा होगा, आ, ज़्यादा समय लगा इस स्वर में। ई, बड़ा ई बोलेंगे तो ई, ये छोटा ई को कैसे बोलेंगे, ई, ऊ, तो ये सब क्या हो गया, दीर्घ स्वर। जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो है दीर्घ स्वर, जिसमें कम समय लग रहा है वह है ह्रस्व स्वर। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण
री और र और ई, ठीक है, के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको इस रूप में मिलाकर उपयोग करते हैं। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ जो बहुत कम शब्द हैं जिनके लिए ऋ का उपयोग होता है। लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है, उच्चारण में इसे र और ई के तौर पर ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। री बोल रहे हैं ना, ऐसे री, तो अगर हम सुन रहे हैं तो हमें कैसा लग रहा है, ये ऐसा लिखा होगा, या री बोल रहे हैं तो ऐसा लिखा होगा, लेकिन ये लिखा कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ऋतु, ठीक है, ऋतु बोलेंगे तो वो जो उसका शुद्ध रूप है यही है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जिनका नाम रहता है ऋतु, कैसे लिखते हैं, ऋतु। तो इस तरीके से कई जगह प्रयोग किया जाने लगा है। अब देख लेते हैं स्वर के भेद। अभी इतने में हमने क्या जाना है, वर्ण कितने होते हैं, 44। जो मूल आपके स्वर हैं वो होते हैं 3, और टोटल स्वर होते हैं 11, और जो मूल स्वर हैं उनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। के जो भेद होते हैं उसमें पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसके बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, ठीक है। ह्रस्व क्या होता है, आ और ई और उ, ठीक है, ये होता है ह्रस्व। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ, ई, उ और साथ में री, ये भी है ह्रस्व स्वर के अंदर। अब है दीर्घ स्वर, जिसमें क्या लगता है, मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और अ, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। 4 स्वरों को छोड़कर बाकी जो जितने स्वर बचते हैं वो किस में आएंगे, आपके दीर्घ स्वर में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन क्या होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं, जो बिना किसी के सहायता के बोले जाते हैं उसे कहते हैं स्वर। लेकिन जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। जो कि किसके सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होता है कि व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस जो मुख के किसी अवयव अर्थात उच्चारण स्थान से बाधित होती है, ठीक है। जैसे कि फ, क, तो क्या होता है, व्यंजन को जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे फेफड़ों से जो हमारी सांस निकलती है वो मुख के किसी भी स्थान में, जो उच्चारण का स्थान होता है उसमें क्या होता है, बाधा डालती है, बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगी। जैसे प का उच्चारण करते हैं तो प, अ, अगर उसमें साथ में अ नहीं जोड़ा, प है ना, तो प ऐसा हो जाएगा। अ साथ में हल्का सा आपको सुनाई देगा, लेकिन प ऐसा करेंगे तो क्या हो रहा है, आधे में ही रुक जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें अ नहीं है। तो जब तक स्वर की सहायता ना हो किसी भी वर्ण में, तो किसी भी व्यंजन में, तो क्या वो वर्ण नहीं बनता है। समझिए, वो क्या होगा कि आप उसको उच्चारण नहीं कर सकते। जब भी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होती है, ठीक है। अब है हल चिन्ह। ये हल चिन्ह क्या है, व्यंजन के स्वर रहित होने पर परिचायक है, ठीक है। इस तरीके से निशान लगता है, जो ये देखिए सारे स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अर्थ रूप का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे कि ये प है, ठीक है। अगर इससे हम स्वर को निकाल देते हैं, मतलब कि अ को निकाल देते हैं, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इस तरीके से।
और खड़ी पाई वाले को आधे तरीके से लिखते हैं। तो क्या मतलब है इसका कि जैसे कि पाठ्य अपहार, कहीं पर भी इस तरीके से देखिए अपराहन, तो ये ह यहाँ पे आधा ह के रूप में बोला जा रहा है। पाठ्य, पाठ्य ऐसा हो जाएगा। अगर इसमें ये वाला निशान नहीं लगेगा तो ये आधा नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाठ्य हो जाएगा। लेकिन इस निशान के साथ ये हो जाता है पाठ्य। उच्चारण के आधार पर देखते हैं वर्ग व्यंजन। ठीक है, क वर्ग कौन कौन सा होता है, च वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है, त वर्ग और प वर्ग क्या होता है। चलिए देखते हैं। व्यंजन क्या है, क ख ग घ अ। ठीक है, ये विसर्ग है इसमें ह। ठीक है, और ये अ और आ क्या है, स्वर है। ठीक है, ये किस में प्रयुक्त होता है, इसमें उपयोग होता है क वर्ग में। ठीक है, च वर्ग क्या है, च छ ज झ या। ठीक है, और इसमें उपयोग होता है स्वर ई और ई। ट वर्ग क्या है, ट ठ ड ढ ण ड़ ढ, और इसमें एक मिनट अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। ये जो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क क बोल के देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे गले से आवाज आ रही है ना, गले पर से, तो वहाँ से मतलब वो क क्या है, निकल रहा है, तो क। ठीक है, वो कंठ से निकल रहा है, तो क वर्ग क्या आएगा, उसमें उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। वैसे ही अ और आ भी आएगा, ह भी आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है जितने वर्ग। ठीक है, और साथ में आएगा च वर्ग। च वर्ग कहाँ से आएगा, तालु से। तालु मतलब च बोलेंगे, च च जीभ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वैसे ई जीभ का प्रयोग हो रहा है, य श जीभ का, तालु का प्रयोग हो रहा है। ट वर्ग में किसका, मूर्धा का प्रयोग होता है। ट ट ट जो जीभ के ऊपर वाला भाग होता है उसका प्रयोग हो रहा है। त वर्ग किसका प्रयोग होता है, त थ द दांत का प्रयोग हो रहा है। ल स, और प वर्ग में किसका प्रयोग होता है, ओष्ठ का। प फ मतलब कि होंठ का प्रयोग हो रहा है। प फ ब भ इस तरीके से। और जो ए और ए है, ये कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। व के लिए दांत और होंठ का प्रयोग होता है व, और ओ और अ के लिए कंठ और होंठ का प्रयोग होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा वर्ग है, कौन सा व्यंजन है जिसका कहाँ से उच्चारण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह। ठीक है, जो सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द के भेद हिंदी भाषा में जहाँ अपनी जननी संस्कृति भाषा के समृद्ध शब्द भंडार के से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वही क्या इसमें आपको एक चीज़ देखने मिल रहा है, जननी, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत भाषा। ठीक है, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। हिंदी ने संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी अपने शब्द भंडार में लिया है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग व अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं
बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत् और उसमें क्या जुड़ा है? सम। तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर तत्सम को हम विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, पृथक करेंगे तो क्या निकल के आता है? तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? किससे निकला है हमारा? हिंदी संस्कृत से। तो जो संस्कृत के समान रहेगा वो क्या होगा? तत्सम। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम संस्कृत जैसा ही प्रयोग हो रहा है, बोल सकते हैं पूरा कॉपी सेम, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गंधर्व या फिर क्षेत्र। ठीक है, ये सारे तत्सम शब्द हैं, मतलब कि संस्कृत के शब्द हैं। अब तद्भव क्या है? इसको जब हम अलग करेंगे, विग्रह करेंगे या फिर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तत् इस तरीके से। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनकी हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। जैसे कि ये होते क्या हैं? हिंदी कहाँ से निकला है? संस्कृत से। ठीक है, हिंदी कहाँ से निकला है? संस्कृत से। लेकिन क्या हुआ है? तद्भव। ठीक है, उत्पन्न हुआ, समझिए, उद्भव हुआ है उसका। ठीक है, उद्भव इस तरीके से आप समझिए, उद्भव हुआ है कहाँ से? संस्कृत से। संस्कृत के जो शब्द हैं उनको आवश्यकता अनुसार क्या किया गया है? सुविधा के अनुसार बदला गया है और निकला संस्कृत से, उद्भव हुआ है संस्कृत से, लेकिन आवश्यकता अनुसार बदलकर प्रयोग किया जा रहा है। वो क्या है? तत्भव है। जैसे अटारी, ऊंट, कान और चांद, आग, आम और गधा और खेत। अब देख लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, अकार्य। अकार्य क्या है? तत्सम है। तत्सम कहने का मतलब संस्कृत है। ठीक है, और तद्भव क्या है? अकाज। अगम्य क्या होता है? तत्सम। अगम क्या है? तद्भव। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? संस्कृत है, जिसे हम तत्सम कहते हैं। और अचरज क्या है? ये होता है तद्भव, या समझिए हिंदी। ठीक है, अक्षत। अक्षत होता है तत्सम। अक्षत ये होता है तद्भव। अंटार्कटिका, सॉरी अट्टालिका है, सॉरी अट्टालिका, ये होता है तत्सम। और अटारी जो होता है ये होता है तद्भव। बिना देखे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं, मैं जल्दबाजी में। ठीक है, कोई बात नहीं। अज्ञानी। अज्ञानी क्या है? तत्सम। अनजाना क्या होता है? तद्भव। अंधकार क्या होता है? तत्सम। और अंधेरा जो होता है तद्भव। अमावस्या होता है तत्सम। अमावस होता है तद्भव। अक्षर जो होता है वो होता है तत्सम। और आखर जो होता है ये होता है तद्भव। अमूल्य जो होता है वो है तत्सम। और अमोल ये होता है तद्भव। आम्रचूर्ण, इसका तद्भव क्या होगा? अमचूर। अंगुष्ठ, इसका तद्भव क्या होगा? अंगूठा। अष्टादश, इसका तद्भव होगा 18। अर्ध का तद्भव होगा आधा। अश्रु का तद्भव होगा आंसू। अग्नि का तद्भव होगा आग। अन्न का तद्भव होगा अनाज। अमृत का तद्भव होगा अमीय। आम्र का आम। और अपर्ण का अर्पण। आखेट का अहेत। अगणित का अनगणित। आश्विन का आशोच। आलस्य का आलस। आशीष का आशीष। आश्रय का आसरा। उज्ज्वल का उजला। और उच्च का ऊंचा। उष्ट्र का ऊंट। एकत्र का इकट्ठा। कपीस का कपास। और इच्छु का ईख। और उल्लू का उल्लू। एला का इलायची। अंचल का आंचल। कटु का कड़वा। कपाट का किवाड़। कंटक का कांटा। काष्ठ का काट। और काक का कौवा। एक मिनट, काक का होता है कौवा और किरण का होता है किरण। कुकुर का होता है कुत्ता। कुकुर क्या है?
संस्कृत है, तद्भव है, और कुत्ता क्या है, हिंदी है। कुकुर क्या है, तत्सम है और संस्कृत है। कुत्ता क्या है, तद्भव है और हिंदी है। ठीक है। कुपुत्र का तद्भव होगा कुपूत, कोण का तद्भव होगा कोना, कृषक का तद्भव होगा किसान। गर्दभ इसका तद्भव होगा गधा, कर्म का होगा काम, और कदली का होगा केला, कर्पूर का होगा कपूर, कपोत का होगा कबूतर, कार्य का होगा काज, कार्तिक का होगा कातिक, कास का होगा खांसी, और कुंभकार का होगा कुम्हार, कुष्ठ का होगा कोढ़, कोकिल का होगा कोयल, कृष्ण का होगा किशन या कान्हा। ठीक है। कृष्ण का होगा किशन या कान्हा। और कंकड़ का होगा कंगन, कच्छप का होगा कछुआ, क्लेश का होगा कलेश, कज्जल का होगा काजल, कर्ण का होगा कान, और कर्तरी इसका होगा कतरनी, गर्त का होगा गड्ढा, स्तंभ का होगा खंबा, छतरी का होगा खतरी। अब देखिए जो संस्कृत है इसको बोलने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमको कठिनाई हो रहा है, लेकिन हिंदी क्या है, सुविधाजनक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया गया है, इसको बदला गया है। ठीक है। संस्कृत से हिंदी किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। खटुआ का होगा खाट, क्षीर का होगा खीर, क्षेत्र का होगा खेत, ग्रंथि का होगा गांठ, गायक का होगा गवैया, और ग्रामीण का होगा गंवार, गोस्वामी का होगा गुसाई, गृह का होगा घर, गोमय का होगा गोबर, गौर का होगा गोरा, गौ का होगा गाय, गुहा का होगा गुफा, ग्राम का होगा गांव। हमारे मुंह को क्या हो रहा है, हिंदी बोलते हुए आराम हो रहा है, सुविधा हो रहा है। ठीक। इस चीज़ से आप पता लगा लीजिएगा क्या तद्भव है और क्या तत्सम है, अगर आपको याद नहीं है तो। ग्राम का गांव, गंभीर का गहरा, गोपालक का होगा ग्वाला। गोधूम का क्या होता है, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं, गोधूम। ग्रीष्म का तद्भव होगा गर्मी, घट का क्या होगा घड़ा, घटिका का घड़ी, घोटक का घोड़ा, घृत का घी, गहन का घना, और चर्म का होता है चाम, चंद्र का होता है चांद, चतुष्कोण का होता है चौकोर, चतुर्दश का होता है 14, चित्रकार का होता है चितेरा, चैत्र का होता है चैत, छत्र का होता है छाता, चर्मकार का होता है चमार, चवर्ण का होता है चबाना, चंद्रिका का होता है चांदनी, चतुर्थ का होता है चौथा, और चतुष्पद का होता है चौपाया, चंचू का होता है चोच, चतुर्विंश का होता है 24, चौर का होता है चोर, चित्रक का होता है चीता, चुंबन का होता है चूमना, चक्र का होता है चक्कर, छाया का होता है छाह, छिद्र का होता है छेद, जन्म का होता है जन्म, ज्योति का तद्भव होता है ज्योत, जिह्वा का तद्भव होता है जीभ, जंघा का जांग, ज्येष्ठ का जेठ, जमाता का जमाई, जीर्ण का तद्भव होगा जीना, और झरण का तद्भव होगा झरना, जीर्ण का जीना। डबल हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। तप्त का तद्भव होगा तपन, तीक्ष्ण का तद्भव होगा तीखा, तैल का तेल, तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीरथ, तुंद का तोंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधि का दही, दंत का दांत, दीप शलाका का दिया सलाई, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख। ठीक है। दुख दुख। दक्षिण का दाहिना, देव का दै या फिर देव, धर्म का धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं, धरतुर का क्या होगा धतूरा, धैर्य का तद्भव होगा धीरज, धन श्रेष्ठी का होगा धन्ना सेठ, धान्य का होगा धान, नग्न का होगा नंगा, नक्षत्र का होगा नखत, नव्य का होगा नया, नापित का होगा नाई, नृत्य का होगा नाच, नकुल का होगा नेवला,
और नव का होगा नौ या फिर नया। नयन का तद्भव होता है नैन, निम्ब का होता है नीम, निद्रा का होता है नींद और नासिका का होता है नाक, निम्बुक का होता है नींबू। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो बहुत लंबा ना लगे और आप बोर ना हो। निष्ठुर का होता है निठुर, पक्ष का होता है पंख और पथ का होता है पंथ और पक्षी का क्या होगा पंछी। पदम का तद्भव पद्म, पट्टिका का पाटी या फिर पट्टी, पर्यक का पलंग, परीक्षा का परक, परपट का पापड़, पवन का तद्भव होगा पौन, पत्र का तद्भव होगा पत्ता, पाश का फंदा, पाद का पैर, पाषाण का पाहन, पुच्छ का पूछ, पुष्कर का पोखर, पिपासा का प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत और पुष्प का तद्भव होगा पुहुक, पंक्ति का पंगत, प्रहर का पहर, पानीय का पानी, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब और प्रिय का पिय, प्रस्तर का पत्थर, पृत का पीतर, प्रकट का प्रगट। पृष्ठ का तद्भव होगा पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिच्छाया का परछाई, फाल्गुन का फागुन, परशु का फरसा। परशुराम के पास क्या था फरसा था, ठीक है। परशुराम क्यों नाम रखा क्योंकि उनके पास फरसा था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बधिर, बधिर का क्या होता है बहरा, बलिवर्त बैल, वंध्या बांझ, बरकर बकरा, बालुका का तद्भव बालू, बुभुक्षु का होता है भूखा, वंशी का होता है बांसुरी, विकार का होता है बिगाड़, भक्त का होता है भगत, भल्लुक का भालू, भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का भला, भगिनी का बहिन, भाद्रपद का भादो, भ्रमर का भौरा, भात्र का भाई, वाष्प का भाप, मशक का मच्छर, मत्स्य का मछली, मल का मैल और मक्षिका का तद्भव होगा मक्खी, मस्तक का माथा, मयूर का मोर, मघ का मद, मनुष्य का मानुस, मातृ का माता, मास का महीना या फिर माह, मातुल का मामा, मित्र का मीत। मुक्ता का तद्भव होगा मोती, मुख का तद्भव होगा मुँह, मेघ का तद्भव होगा मेह, मृत्यु का तद्भव क्या होता है मृत्यु का तद्भव होता है मौत, शमशान का तद्भव होता है मशान, यति का जति, यजमान का जजमान और यमुना का तद्भव होता है जमुना, यम का जम। इतना आप ये यम वाला देखेंगे ना जितना है वो क्या हो जा रहा है तद्भव में जाने के बाद जब में बदल जा रहा है, ठीक है। यम का जम, यश का जश और योगी का जोगी, युवा का जवान और यंत्र मंत्र का जंतर मंतर, यशोदा का जसोदा, रज्जु का रस्सी और राजपुत्र का तद्भव होता है राजपूत, रक्षा का राखी, रक्षा का तद्भव क्या है राखी, यज्ञोपवीत का जनेऊ, यूथ का जत्था और राशि का रास, रिक्त का रीता, रोदन का रोना, रात्रि का रात, राज्ञी का रानी, लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लेपन का लीपना, लोहकार का लुहार और लक्षण का क्या होता है तद्भव लक्षण, लक्ष का होता है लाख, लवण का तद्भव होता है लोन या फिर लोन, लक्ष्मी का तद्भव होगा लिच्छमी, लोह का तद्भव होगा लोहा, लोमशा का तद्भव होगा लोमड़ी, वणिक का तद्भव होगा बनिया, वत्स का होगा बच्चा या फिर बछड़ा। वट का होता है बड़, वर यात्रा का होता है बारात,
वचन का होता है वचन। अब जैसे कि य का क्या बन जा रहा था, तद्भव होके ज बन रहा था, वैसे ही व का क्या बन रहा है, ब बन रहा है। ठीक है, वचन का वचन हो गया, वाणी का बैन, विवाह का ब्याह, वर्षा का बरखा, वक का बगुला, वानर का बंदर, विस्ता का बीट और विद्युत का बिजली, वृद्ध का बूढ़ा, व्याघ्र का क्या हो गया, बाघ बन गया तद्भव में, शैया का सेज, शाप का शराब, ये शक्कर वाला जो स होता है श है ना, इसका क्या बन जा रहा है, सरोते वाला स बन जा रहा है। ठीक है, तद्भव में आने के बाद शीतल का शीतल, शुष्क का सूखा, शर्करा का शक्कर, शत का शौ, शाक का तद्भव शाक, शिक्षा का तद्भव सीख, सुख का तद्भव सुआ, सुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्वास का सांस, श्रृंगार का सिंगार, श्रृंग का श्रृंग, श्रेष्ठी का श्रेठ, सरोवर का सरवर, श्रृंगार का सियार, श्रावण का सावन, षोडश का 16, सप्तशती का सतसई, संध्या का सांझ, सपत्नी का सौत और सर्प का सांप, सरसप का सरसों, सत्य का तद्भव सच, सूत्र का तद्भव सूत, सूर्य का तद्भव सूरज, स्वर्णकार का तद्भव सुनार, साक्षी का साखी और स्वप्न का सपना, स्थल का थल, स्थान का थान और स्नेह का नेह, स्पर्श का परस। हरित का तद्भव होगा हरा, हस्तिनी का तद्भव होगा हथनी, हट्ट का तद्भव होगा हाट, हरिद्रा का होगा हल्दी, हंडी का होगा हांडी, हस्त का तद्भव होगा हाथ, हरिण का होगा हिरण या फिर हिरण, हास्य का होगा हंसी, हीरक का होगा हीरा, होलिका का होगा होली, हिंदोला का होगा हिंडोला और हृदय का होगा हीय, क्षण का होगा चीन, छति का होगा छती, छीण का होगा छीन, छार का होगा खार, क्षेत्र का क्या होगा तद्भव खेत, त्रयोदश का होगा 13। देशज शब्द, अभी तत्सम तद्भव हो गए। अब देखेंगे देशज शब्द क्या है। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे है पारात, परात है ना, कांच और क्या है ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। अब देशज शब्दों में भेद भी है। जैसे एक होता है अपनी मनगढ़ंत से बने शब्द। अपनी मनगढ़ंत से बने शब्द कहने का ये मतलब है कि कई बार क्या होता है, अपने जो भावनाएं होती हैं मन की, उसमें जो खुशी, गम, क्रोध जो भी होता है भावना, उसके आवेश में आकर व्यक्ति क्या करता है, अपने मन में कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता है। और अगर वह उच्चारण बार बार होने लगे, बार बार प्रयोग में आने लगे, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है, वो धीरे से साहित्य में आना शुरू हो जाता है। जैसे कि उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट, ये सारे क्या हैं, मनगढ़ंत हैं, अपने मन से मतलब जो भावनाओं से निकले हैं वो। ठीक है, फिर है द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द क्या है, अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। ठीक है, लुंगी, इडली और डोसा, ये तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, द्रविड़ भाषा से आया है। फिर है कोल, संथाल आदि से आए शब्द, कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा और सरसों। अब है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं, राजनीतिक या फिर आर्थिक या फिर धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं। इन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिंदी में कौन कौन सी भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी। कुछ तो क्या आया होगा, व्यापार की वजह से आया होगा, कुछ राजनीतिक की, और कुछ क्या किस लिए आया होगा, क्योंकि क्या हुआ था,
विदेशी लोग यहाँ आकर रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कुछ आया क्योंकि हमारा देश क्या था, बहुत सालों तक गुलाम था, है ना। किसका था? पुर्तगाल का था, अंग्रेज का था, और इसमें से था तुर्की, फ्रांसीसी, यूनान, ठीक है। ये सारे देशों के क्या थे, इन्होंने क्या किया था हमारे देश को, जो भी किया था, छोड़ो वो सारी बातें, वो इतिहास की हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी बातों के कारण क्या होता है कि विदेशी भाषा किसी अन्य भाषा में मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ हिंदी भाषा में ये सारी भाषाएं मिली हुई हैं। तो देखते हैं इनके शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या क्या हैं? अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये सारे कहाँ से हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वैसे ही अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फ़ैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत और आदि, ठीक है। तो अगर इसमें से आपको कितना शब्द पता था कि ये सारे अरबी भाषा या अंग्रेज़ी भाषा के शब्द हैं? मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी का तो फिर भी पता होगा बहुत, लेकिन अरबी का बहुत कम शब्द होगा जो अभी हम उपयोग करते हैं हिंदी में। तो आपको ये पता होगा कि ये अरबी भाषा से आया है। फारसी के शब्द देखेंगे तो अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये सारे क्या हैं? आपके फारसी शब्द हैं। अब पुर्तगाली से क्या क्या है? अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज़, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। तुर्की भाषा के शब्द आका, उर्दू, काबू, कैची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चीक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। ये किसके हैं? तुर्की के हैं। फ्रेंच के या फ्रांसीसी शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप। चीनी शब्द कौन कौन से हैं? चाय, लीची, लोकाट और तूफान। ये ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। डच से तुरुप, चिड़िया और ड्रिल। जर्मनी भाषा से नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। तिब्बती से लामा और डांडी। रूसी शब्द है जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना। और यूनानी शब्द है एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। अब जो पांचवा प्रकार है वो है संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलकर बना हो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष क्या है? संस्कृत है, और गांठ क्या है? हिंदी है। तो इस तरीके के जो शब्द होते से इसके अंदर लिए जाते हैं। उद्योगपति, उद्योग क्या है? संस्कृत है, और पति क्या है?
हिंदी है। तो उद्योगपति। रेल यात्री, रेल क्या है अंग्रेजी है, यात्री क्या है संस्कृत। टिकट घर, टिकट क्या है अंग्रेजी है, घर क्या है हिंदी है। नेक, नियत, नेक क्या है फारसी है, नियत अरबी है। जांचकर्ता, जांच फारसी है, करता हिंदी है। बेढंगा, बे क्या है फारसी है, ढंगा हिंदी है। बेआब, बे फारसी है और आब अरबी है। इस तरीके के शब्द इसके अंदर आते हैं। सजा प्राप्त, सजा फारसी है, प्राप्त हिंदी है। उड़न दस्तरी, उड़न क्या है हिंदी है, तस्तरी क्या है फारसी है। बेकायदा, बे क्या है फारसी, कायदा अरबी। बम, वर्षा, बम क्या है अंग्रेजी है और वर्षा क्या है हिंदी है। इसमें भी रचना के आधार पर जैसे कि एक मिनट, अभी हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। तो रचना के आधार पर है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। नए शब्द बनाने की क्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते हैं, होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति या फिर स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से, मतलब बहुत पहले से क्या हो रहा है, वो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, या उसी वजह से वो क्या हो गया, अर्थ, उसका अर्थ जो है वो प्रचलित हो गया है। तो ये होता है रूढ़ शब्द। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री आदि। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए दूध, दूध के लिए जब क्या हो गया था, उसका वस्तु है वो, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, बहुत पहले से ही क्या हो रहा था, उसके मतलब उसको देखा गया, फिर उसका बोला गया कि इसका हम क्या नाम रखेंगे, दूध नाम रखेंगे। वो दूध नाम चलते आ रहा है, उसका अर्थ पता हो ना हो, बस वो नाम चलते आ रहा है, वो उसके लिए क्या हो गया, वो नाम प्रचलित हो गया, तो वो दूध ही अब उसका नाम पड़ गया। तो ये होता है रूढ़ शब्द। इस तरीके से इन शब्दों का निर्माण का प्रक्रिया हमें नहीं पता है कि दूध शब्द क्यों रखा गया, दूध नाम उसका क्यों रखा गया। उसी तरीके से जब इसका नाम नहीं पता है, बस प्रचलित है, वर्षों पुराने से वो चलते आ रहा है, तो इस प्रकार के शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं, उन शब्दों को अब अपना पृथक अर्थ भी होता है। ठीक है, यौगिक नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, योग है। तो किसका योग है, शब्दों का योग है, और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या और आलय, दोनों अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन विद्यालय क्या हो गया, एक अलग अर्थ बना रहा है। प्रेम, मतलब प्रेम और सागर अलग अलग है, दोनों मिलकर प्रेम सागर बना रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन, दोनों अलग अलग है और वो साथ में मिलकर प्रतिदिन बना रहे हैं। दूध और वाला अलग अलग है, दोनों मिलकर दूध वाला बना रहे हैं। राष्ट्र और पति अलग है, लेकिन दोनों मिलकर राष्ट्रपति बना रहे हैं। इस तरीके से। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्द क्या है, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं, करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्द को योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, ये रहते तो यौगिक शब्द हैं, लेकिन एक ही अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। तो ये होता है योग रूढ़ शब्द। जैसे कि पीताम्बर शब्द है, पीत, पीत का अर्थ होता है पीला, और अंबर है वस्त्र। इनके योग से क्या, ये दोनों पीत और अंबर के योग से क्या बना है, पीताम्बर। किंतु अपने मूल अर्थ से इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, विष्णु हो गया। मूल अर्थ क्या हो गया इसका, इसका सामान्य अर्थ अगर देखेंगे तो ये होता है पीला कपड़ा। ठीक है, पीला वस्त्र का बोलिए, पीला कपड़ा बोलिए, लेकिन उससे हटकर इसका एक अलग ही क्या बना, शब्द अर्थ बना, वो हो गया विष्णु। पीताम्बर
पीला है वस्त्र जिसका, वो हो गया विष्णु जी। ठीक है, तो इस रूढ़ अर्थ जो निकला इसका, वो क्या हो गया, योग रूढ़ के अंदर आएगा। जैसे दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, ये सारे जो शब्द हैं जिनका अर्थ कुछ और है लेकिन प्रचलित भाषाओं की वजह से कुछ और हो गया, तो ये आपका आता है योग रूढ़ में। प्रयोग के आधार पर अब देख लेते हैं। एक था क्या इसका, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी भाषा में दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी राज्यों में समस्त संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अलग अध्याय में किया जाता है। अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द, ये क्या है, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। विषय में आदि बोधक शब्द अधिक आते हैं। ठीक है, अब है अर्थ के आधार पर भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। फिर है एक अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। फिर है पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर होता है विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन, रात, माता पिता आदि। सम उच्चरित शब्द या फिर युग्म शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत कहते हैं, जैसे कि आदि। क्या बोला जा रहा है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, आदि। ठीक है, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, किंतु आदि इसका अर्थ क्या होता है, आदत होना अथवा लत लग जाना। ठीक है, उच्चारण समान सा प्रतीत है लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सम उच्चरित शब्द या फिर युग्म शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जब किसी वाक्य या फिर वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द से उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो तो उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव ना हो, अगम्य। पूरा इतना बड़ा क्या बोल रहे हैं, वाक्य ना बोल के आप क्या बोल रहे हो, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, शब्द समूहों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। ठीक है, फिर है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं। अगर आप उन्हें सामान्य दृष्टि से देखें तो वो क्या होता है, समान प्रतीत होते हैं, एवं अर्थ की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो बहुत समीप होते हैं किंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं और उनमें अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही इनका प्रयोग होता है। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार क्या होता है, अस्त्र होता है, तीर, भाला। और शस्त्र क्या होता है, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। अब है समूहवाची शब्द, ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कैसे कहते हैं, जैसे गट्ठर,
लकड़ी या पुस्तकों का समूह है उसे क्या कहेंगे? गट्ठर। गुच्छा किसे कहेंगे? चाबियों का गुच्छा या फिर अंगूर का गुच्छा। ये क्या है? समूह है। इसका क्या कर रहा है? समूहवाची शब्द है, ये समूहों को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये समूह को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गिरोह, माफिया या फिर चोर डाकुओं का समूह, रेवड़, भेड़, बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि भी शब्द हैं जो समूहवाची शब्द में आते हैं। फिर है अगला है ध्वन्यार्थक शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिसका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नलिखित उपभेदों द्वारा बांटा जाता है। जैसे पशुओं की बोली, दहाड़ना, भौंकना, हिनहिनाना, ये सारे हैं अलग अलग पशुओं की ध्वनि है। जैसे चिंगाड़ना हाथी का है, रंभाना गाय का है, मिमियाना भेड़ और बकरी का है। ठीक है, उसके बाद है पक्षियों की बोली, चहचहाना चिड़िया का है, प्यू प्यू पपीहा का है, काँव काँव कौवा का है, कुहुकना कोयल का है। फिर जड़ पदार्थों की ध्वनि, कड़कना बिजली का है, खटखटाना दरवाज़ा का है, छुक छुक रेलगाड़ी का है और गरजना बादल का है, खनखनाना सिक्कों का है। इस तरीके से क्या है? इसे ध्वनि के आधार पर बांटा गया है। तत्सम शब्द कौन सा है बताइए? ऊंचा, अश्रु, आग या फिर चीता। तत्सम मतलब संस्कृत, अश्रु। ठीक, इस तरीके से याद रखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? छतरी, कृष्ण, गृह या फिर गाठ। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? कांच, ताकत, सपना या फिर थान। तो कांच जो है वो आपका देशज शब्द है। देशज और विदेशी में आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। एक बार आप तत्सम और तद्भव आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन देशज और विदेशी क्योंकि इतना घुल मिल गया है विदेशी भाषा, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से योग गुण शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय, दशानन, हल्दी या फिर सावन। तो दशानन जो है आपका क्या है? योग गुण शब्द है। ये क्या है? यौगिक शब्द है। ये क्या है? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोनों में, इसलिए